हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज में। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। मैंने आपको डेली लाइफ से जुड़े कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिनकी सहायता से आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्रैक्शन के लॉ क्या होते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और साथ ही साथ एक ग्लास स्लैब जो आप बोर्ड में बना है इसमें रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत पूछा जाता है, तो इसके अगली वीडियो में मैं आपको उनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ग्लास स्लैब है उसमें रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो मैं जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे आप देखते जाइएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई ग्लास स्लैब है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD। अब देखो, ये ग्लास स्लैब हो गया अपना ABCD। अब मान लो कि ये एक इंसिडेंट रे है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये एक जो है ग्लास स्लैब है, इसका मतलब मीडियम कैसा है, ग्लास का है। ये अपना मीडियम कैसा है, ये मीडियम में ग्लास वाला। और जब कोई ग्लास वाला मीडियम है इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है अपना। ठीक है, कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर से आ रही है, इसका मतलब बाहर क्या है, एयर है। तो बाहर वाला मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम। तो क्या होगा कि जब रेयर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, उसके बाद ये AB इंटरफेस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और उसके बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये CD इंटरफेस से क्या हो जाएगी, इमरजेंट हो जाएगी, यानी कि वो चली जाएगी यहाँ से। अब देखो, जो AB इंटरफेस है इस पर हम एक क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। ये नॉर्मल है, और यहाँ पर भी हम लोग एक नॉर्मल डाल देते हैं CD इंटरफेस पर। अब देखो, ये जो नॉर्मल है ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, और ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O डैश है। नॉर्मल का हमने नाम दे दिया N डैश M डैश। अब देखो, एक मैंने आपको बताया था कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे के बीच में और जो नॉर्मल के बीच में, उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको मान लो I1 इंसिडेंट एंगल है। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर मान लो R1 एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, कोई रे ऑफ लाइट है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई। अब यहाँ पर दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल है क्या है, MM डैश है। तो ये जो अपनी, अब ये एज ए इंसिडेंट लाइट के रूप में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया अपना जो इंसिडेंट एंगल है I2, और यहाँ पर जो लाइट इमरजेंट हो रही, इमरजेंट रे को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा R2। ठीक है, R2। अब देखो, अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि इंसिडेंट रे है वो पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, यानी कि दो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लास स्लैब में किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो, इस ग्लास स्लैब में अगर आपने समझा हो तो दो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली चीज़ क्या निकल के आई है सामने, पहली चीज़ ये निकल के आई है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, नॉर्मल टू बॉथ इंटरफेस, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, दो इंटरफेस के परपेंडिकुलर चीज़ क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू बॉथ इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal to the both interface at the point of incidence of both medium, at the point of incidence of both medium all are lie in a same plane। अब देखो, इसको मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये है,
ठीक, ये है, ये अपना नॉर्मल है, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, इसका नाम देते थे हम लोग एम डैश, इसका ये कोई इंटरफेस ए बी है जहाँ से दो मीडियम अलग हो रहे हैं। ये मान लो एयर वाला मीडियम है और ये अपना मीडियम डेंसर है, ठीक है, कैसा मीडियम है, डेंसर है। अब एक रे ऑफ लाइट है, रेयर, मान लो एयर यानी कि एयर जो मीडियम होता है वो रेयर होता है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर मीडियम की ओर गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया और जो रे जो है वो लाइट है वो जो नॉर्मल है उसकी ओर बेंड हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में आई वो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, लेकिन अगर यहाँ से हम कोई रे ऑफ लाइट डालते हैं तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और वहाँ पर ये नॉर्मल की क्या होगी, अवे हो गई। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑप्टिकल डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो उसमें से ये चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इंसिडेंट रे है और यह रिफ्रैक्टेड रे है, ये बना इंसिडेंट एंगल और ये बना रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ बोथ मीडियम ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, यानी कि यहाँ पर मान लो कोई एक प्लेन बना हुआ है, ये सभी क्या है, एक सेम प्लेन में हैं, यानी कि आप देख सकते हो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और एंड देन नॉर्मल टू द बोथ इंटरफेस। जो नॉर्मल है देखो यहाँ पर दो इंटरफेस थे, एक अपना ए बी इंटरफेस था, एक अपना सी डी इंटरफेस था। तो यहाँ पर मैंने लिखा था बोथ इंटरफेस, लेकिन यहाँ पर केवल एक इंटरफेस है ए और बी। यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे थे इसलिए यहाँ पर दो इंटरफेस थे। यहाँ पर मैंने आपको सिंगल रिफ्रैक्शन कराया ताकि आपको अच्छे से ये लॉ समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है रिफ्रैक्शन का लॉ, ठीक है। तो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये गए इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक प्लेन में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या निकल के आती है, दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन का एंगल और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका साइन का एंगल, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी एक कांस्टेंट होगी। यानी कि देखो यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स ए कांस्टेंट। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो इंसिडेंट एंगल का जो हम साइन का एंगल लेंगे और जो रिफ्रैक्शन एंगल के हम लोग जो साइन का एंगल लेंगे, जब इनका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट होगी। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि एक मैंने बता दिया कि एक ग्लास स्लैब है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया क्या होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है जब मैंने ग्लास स्लैब पे एक एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें दो चीज़ें पता चली, तो दो चीज़ें पता चल गई, तो यही है अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से आपने पता कर लिया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टर्म है वो कहाँ से आया, तो वो भी यहीं से आया है। और अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, एन बराबर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन ऑफ एंगल किसका, इंसिडेंट का, टू एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और यह कांस्टेंट वैल्यू देगा। और इसी को हम लोग स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस लॉ के नाम से जानते हैं, स्नेल लॉ। तो पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्नेल लॉ, तो यही अपना क्या है, स्नेल लॉ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो मैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा और अच्छे से बताने वाला हूँ, थोड़ा इसमें डीप में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। देखो मैंने बताया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये अपना आया था साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को हम लोग स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। देखो ऐसे होता क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रियलिटी में क्या होता है। देखो जब कोई रे ऑफ लाइट
जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वह कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया है, कितना वो अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गई है, उसी वैल्यू को मतलब जितना वो भटकी होगी, जितना भी वो डेविएट हुई होगी, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम टू द अनदर मीडियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये एक मैंने एग्जांपल लिया, ये एयर मीडियम है और ये ग्लास का मीडियम है, ठीक है, ये ग्लास का मीडियम है और यहाँ से क्या हुई कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, रे ऑफ लाइट है और ये थोड़ा यहाँ पर आकर के बेंड हो गई, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ये अपना ग्लास है, ठीक है, ग्लास का मीडियम है, नॉट ग्लास, यस ग्लास भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो रे ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट आई है, गलत फिगर बना देता हूँ मैं, यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कितना डेविएट हो गए अपने पास, ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये था, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लो कि ये मीडियम फर्स्ट है, क्या मान लिया हमने, ये मीडियम फर्स्ट, और इसको मैंने मान लिया कि मीडियम सेकंड है और ये अपना मीडियम फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो अगर मुझको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर, कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, या कोई और मीडियम है उस पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उन्हीं स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखो अब मान लो कि मीडियम 1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मान लो v1 है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान लो कि v2 है, ठीक है। तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम सेकंड में, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। और मैंने स्पीड ऑफ लाइट क्या मानी, यहाँ पर मीडियम फर्स्ट में v1 मानी है और मीडियम सेकंड में v2 मानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v1/v2, यानी कि कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू इन मीडियम फर्स्ट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। और इसी चीज़ को अगर हमें ऐसे बोलना हो कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड इज गिवन एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर v2 स्पीड है और यहाँ पर v1 स्पीड है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्या है, अब साथ ही साथ एग्जाम में क्या पूछता है कि बताओ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई नई चीज़ नहीं है। क्या होता है कि जो मैंने मीडियम फर्स्ट माना है, अगर मान लो ये मीडियम अपना एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मान लो अपना एयर मीडियम है और एयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किसको हम c से डिनोट करते हैं, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पहला मीडियम माना था, अगर एयर मान लें और एयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c होती है, ठीक है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, c होती है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी कि v/m। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो
यहीं पर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अब कई बच्चे क्या होते हैं, आता ही नहीं उनको कुछ, तो अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना टॉपिक तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि अब हमको ग्लास मीडियम में क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे करेंगे, तो यानी कि मान लो कि ये है, यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, ग्लास का। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी होती है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालना है ग्लास वाले मीडियम में, तो हम इसको मान लेते हैं वी जी। अब ये हमको कोई एग्जाम में दिया रहेगा कितना, 1.5। ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, और सी के लिए मैंने आपको बता दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी जी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ इधर चली जाएगी, 1.5 नीचे चला आएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 15 × 15, 15 दूनी 30। तो जो हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी तो कितनी आ गई, वी जी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना सरल है, देख लो। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो अगर यहाँ से भी अगर मान लो एग्जामिनर न्यूमेरिकल पुटअप करता है तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इसके पहले आप करेंगे कैसे, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, किस प्रकार से कहाँ से हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। ठीक है, और आपको ये फार्मूला तो खासकर अच्छे से ध्यान रखना है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर बात आ जाए तो यहाँ पर एयर होगा या लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन अगर किसी मीडियम का तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है तो बराबर होगा किसके, रेशियो के बराबर। किसके रेशियो के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ डैट मीडियम, जो भी हमें मीडियम दिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको समझने में ये आएगा कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुकती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, या फिर रेयर मीडियम से डेंसर की ओर आती है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर झुकती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।